जय हिंद भाई और बहनों। मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको जो भी न्यूज़ सुनने से, इधर उधर न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ा बहुत पता लगा वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये चीज़ें जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स में काम आ सकती है। मैं अगर कहीं थोड़ा बहुत गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, बट दैट नॉट विद स्टैंडिंग आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द स्मॉल लिटिल लेक्चर एट ए वेरी फास्ट पेस। जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं हो। अब देखिए कि रशिया और यूक्रेन का वॉर लगभग आज 75 दिन होने को आए हैं और अभी तक रुका नहीं है। और इससे बड़ी तकड़ी क्राइसिस हुई है दुनिया में। अब इसका इम्पैक्ट विश्व पर क्या है ये ज़रा ध्यान से सुने। सबसे पहले तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप देखिए कि सबसे बड़ी बात तो इतनी ज़्यादा, लगभग 10 मिलियन रिफ्यूजीज जो है वो आसपास के इलाकों में, खास करके पोलैंड, बल्गारिया वगैरह, ये जितने नज़दीक के कंट्रीज़ हैं यूक्रेन के वेस्टर्न साइड वाले और सदर्न साइड वाले, उनमें चले गए हैं। और ये रिफ्यूजी क्राइसिस एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इससे जिन देशों में गए उनकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। यूक्रेन की इकोनॉमी तो तबाह हो ही चुकी है। दूसरी बात है कि फिर से दोबारा से शीत युद्ध शुरू हो गया। द कोल्ड वॉर हैज़ रीस्टार्टेड। कैसे? रशिया दोबारा से आयरन कर्टन की पॉलिसी, रशिया काफ़ी डर रहा है नाटो के 30 कंट्रीज़ से। आपको पता है नाटो में 30 देश हैं, और आयरन कर्टन की पॉलिसी वापस स्टार्ट कर रहा है। बेलारूस के थ्रू रशिया ने अटैक किया था, और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से जॉर्जिया में रशिया ने तख्ता पलट किया था। तो रशिया अपने आसपास के देशों के, जो उसके पहले के बच्चे हैं या पहले के टुकड़े हैं या छोटे हिस्से थे यूएसएसआर के, उनको किसी भी तरीके से नाटो में नहीं जाने देना चाहता। और दोबारा से एक बार फिर शीत युद्ध की रीस्टार्टिंग हो गई है। अब देखिए न्यूक्लियर रेस फिर से स्टार्ट हो गई। रशिया अपनी न्यूक्लियर पावर के बल पर, अगर हम क्रूड हिंदी में कहें तो, नाच रहा है। और अब आप देख लीजिए वो सन की जो नॉर्थ कोरिया वाला है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है। और इसी संदर्भ में ईरान फिर से अपनी कोशिश करेगा, और अन्य देश जो न्यूक्लियर पावर अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि सम हाउ दे शुड गेट ए न्यूक्लियर पावर, सो दैट इट बिकम्स ए मेजर डेटरेंस, एक इंपॉर्टेंट डेटरेंस हो जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेजन फ्रॉम ए हॉस्टाइल कंट्री। और नाटो जिसमें कि 30 देश हैं, नाटो अपनी पावर बढ़ाते बढ़ाते जो है, देखो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह को तो नज़दीक कर अपने अंदर में शामिल ही कर लिया था। यूक्रेन को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा था, तभी रूस भड़क उठा। और इस प्रकार से रशिया के जो लगभग पुरानी यूएसएसआर के 14 और कंट्रीज थे, उनको नाटो ने अपने में शामिल कर लिया। तो नाटो एक अपने आप में खतरा भी है, और रूस इससे डर भी रहा है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब देखिए कि रशिया चीन के ओर नज़दीक आता चला जाएगा। क्यों आता चला जाएगा? क्योंकि जब ये वेस्टर्न कंट्रीज या नाटो कंट्रीज जो रशिया को धमका रहे हैं या डरा रहे हैं, उस वजह से चाइना इज द ओनली सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सुपर पावर एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री पावर ऑल्सो, जो कि रशिया की किसी तरीके से हेल्प करता है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों कम्युनिस्ट हैं। तो रशिया धीरे धीरे जो है चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा खिसक गया, इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए भी और इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए भी। अब इसी में ध्यान रखने वाली बात हमें ये है कि अब देखिए कि हम थोड़ा नीचे जाते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको पढ़ते हैं। इंडिया को बड़ी टाइट रोप, इंडिया की पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो ये है। देखिए इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास भी है, यानी कि अमेरिका के नज़दीक भी है, क्वाड का सदस्य है इंडिया, और इंडो पैसिफिक में उसमें उसके चाइना के अगेंस्ट में इंटरेस्ट भी है इंडिया के। लेकिन अभी धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया को एक सस्पिशियस आई से देखना स्टार्ट कर दिया कि देखो ये इंडिया क्या है, रूस का समर्थन कर रहा है और यूक्रेन के साथ कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो इंडिया जो एक न्यूट्रल स्टांस पकड़े हुए है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल इसमें प्ले किया है। इंडिया ने पहले तो ऑपरेशन गंगा किया था, वहाँ से सारे यूक्रेन से अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला। उसके बाद अभी जो है एक दो बार यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन से बाहर भी हुआ, किसी का भी सपोर्ट नहीं किया, और डिस्क्रीटली रशिया को कहा भी है कि इस लड़ाई को आप रोकें। और इस तरीके से इंडिया एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है, और एक टाइट रोप सिचुएशन में इंडिया है। अब इंडिया की समस्या क्या है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर काफ़ी जो है ना, लगभग 60% रशिया पे डिपेंडेंट है, और इंडिया रशिया को नाराज़ नहीं कर सकता। रशिया एक ऑल वेदर फ्रेंड है, वेयर एज यूएस इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। यूएस जब मर्जी होती है तो दाएं बाएं हो जाता है, जबकि रशिया ने आज तक कश्मीर के इशू पे हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया, और कश्मीर का इशू इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट इशू है। रशिया का
जो वीटो पावर है उसको किसी भी हालत में चाहिए, बिकॉज चाइना हमारे अगेंस्ट में है, वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस भी हमारे अगेंस्ट में था, तो इसलिए यूएस जो है वो बीइंग ए फेवर वेदर फ्रेंड, वी कैन नॉट रिलाई ऑन यूएस इन एनी केस. What we can rely on is a time-tested friendship of Russia. That's why India is playing a tightrope politics. इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा. क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ गई, ऑयल पे सारे ट्रक चलते हैं, ट्रक से सारा ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स और अन्य रिक्वायर्ड आइटम्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी. सो ऑयल इज इन वेरी इंडिया का 80% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 1/4 ऑफ हमारा टोटल इंपोर्ट जो है वो ऑयल का इंपोर्ट है. इसलिए ऑयल की प्राइस बढ़ी, हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी. आपका गेहूं भी महंगा हो जाएगा, तेल भी महंगा हो जाएगा, आपके कपड़े भी महंगे हो, सब कुछ चीज़ें महंगे हो जाएंगी, क्योंकि सब चीज़ें तो ट्रकों में ही तो आती हैं. मेटल सेक्टर रशिया जो है रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह का बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है. मेटल सेक्टर पे भी हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा. गोल्ड महंगा हो गया, गोल्ड हो गया, पैलेडियम वगैरह हो गया. गोल्ड जो है वो रशिया में काफ़ी प्रोड्यूस होता है. डिफेंस सेक्टर पर हमारे असर पड़ेगा कि रशिया मे नॉट बी एबल टू सप्लाई दोज मनी अमाउंट ऑफ डिफेंस आइटम्स एज इट वाज डूइंग अर्लियर, बिकॉज अभी रशिया खुद ही बेचारा लड़ाई में उलझा हुआ है और हमारा डिपेंडेंस रशिया पे तो है ही है. इसलिए टाइट रोड पॉलिटिक्स इंडिया प्ले करे. इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है कुछ हद तक प्ले कर, और ये सही भी है. जयशंकर प्रसाद एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. अब हम वापस चलते हैं. अब देखते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है इन चीज़ों का. वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है, देखिए ज़रा. वर्ल्ड की इकोनॉमी, एक बार हम इन चीज़ों को मिटा देते हैं. ओके, सबसे पहले कि दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक डबल वहमी है. डबल वहमी से मतलब है कि विश्व जो है एक मिनट, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, कैंसिल करें इसको. विश्व के लिए एक इकोनॉमिक डबल वहमी है. कैसे है ये देखिए ज़रा. इकोनॉमिक डबल वहमी से दोहरी मार पड़ रही है भाइयों. दोहरी मार कैसे पड़ रही है कि विश्व में पहले तो कोविड से 2 साल से विश्व निकला, और कोविड के बाद अभी हालत ये हो गई है कि इन दोनों की लड़ाई होगी, रशिया और यूक्रेन की. और रशिया यूक्रेन जो है मेजर एक्सपोर्टर्स हैं कुछ चीज़ों के. जब एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा विश्व में तो विश्व में गरीबी आएगी, चीज़ों की कमी हो जाएगी. डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल है वो प्ले करने लग गया इकोनॉमी का. यहाँ क्या है देखिए कि नेचुरल गैस जो है, रशिया विश्व का शायद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, और यूरोपियन यूनियन अपने 40% गैस, आधे से सिर्फ 10% कम, 40% गैस जो है उसके लिए डिपेंडेंट है रशिया पे, और 30% तेल जो है वो रूस से आता है, यूरोपियन यूनियन का, यानी पूरे यूरोप का एक तरीके से मान लीजिए. जर्मनी तो काफ़ी कुछ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है टोटली रशिया पे 100% ही रशिया पे डिपेंडेंट है. जर्मनी भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था. और देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये 2 पाइपलाइंस थी. नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो पहले से चालू है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को जर्मनी ने बंद कर दिया है. अब जर्मनी खुद भी सफ़र कर रहा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि गैस के बिना यूरोप की ठंड में जीना बड़ा मुश्किल है. और तेल भी महंगा हो गया तो तेल महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी होगी. गैस महंगी होगी तो सब चीज़ें महंगी होगी. अब दूसरी बात यह है कि फूड प्राइसेस, आप देखिए कि रशिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का. गेहूं सबसे ज़्यादा रूस विश्व में एक्सपोर्ट करता है. यूक्रेन, रशिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. सिमिलरली यूक्रेन 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और काफ़ी कुछ गेहूं एक्सपोर्ट करता है. रशिया और यूक्रेन दोनों को मिलाकर के ब्रेड बास्केट, भोजन की टोकरी, रोटी की टोकरी कहते हैं इसको विश्व की. और जब ये रोटी की टोकरी तबाह हो रही है तो भाई रोटी भी तबाह हो रही है, तो इसमें फूड ग्रेन्स की प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी. अब आप देखिए टर्की जो है बहुत तगड़ा इंपोर्टर है, इजिप्ट बहुत बड़ा इंपोर्टर है रशियन और यूक्रेनियन वीट का. उनका इकोनॉमी थर्रा गई अभी. आप विश्व के अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखिए, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, नाइजीरिया, इथोपिया, सूडान, साउथ अफ्रीका, ये सब भूखे मरेंगे. भूखे मरेंगे मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन इनकी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि उनको रोटी नहीं मिलेगी. भाई आप ये बताइए कि अगर गेहूं और रोटी की कीमत ही आसमान छूने लग गई तो दुनिया कैसे चलेगी. ग्लोबल इन्फ्लेशन, विश्व की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसकी दर 6% और बढ़ जाएगी. ये इकोनॉमिस्ट का अनुमान है. तो 6% बढ़ेगी भाई. हर चीज़ मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ तो 106 रुपये की होगी, तो हर चीज़ ही महंगी होगी यार. हमारे इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ेगा.
ऑयल प्राइसेस देख लीजिए आप, ऑयल प्राइस मतलब एडिबल ऑयल, खाने का तेल जो है, खाने का, सब्जी में तेल डालते हैं, पकौड़े में तेल डालते हैं, समोसे में हर चीज़ में तो तेल यूज़ हो रहा है भाई, परांठे खाओगे तो तेल है। तो सूरजमुखी का तेल जो है, सनफ्लावर ऑयल जो है वो दैट इज़ बिकम वेरी कॉस्टली, बिकॉज सनफ्लावर ऑयल का यूक्रेन का ये नेशनल सिंबल भी है, नेशनल फ्लावर भी है ये, और सनफ्लावर ऑयल विश्व में सबसे ज़्यादा यूक्रेन प्रोड्यूस करता है। यूक्रेन ही जब लड़ रहा है तो क्या कहाँ भेजेगा सनफ्लावर ऑयल, ख़त्म ही है उसकी प्रोडक्शन। तो उससे दुनिया में जब सनफ्लावर ऑयल महंगा हो गया तो नहीं आएगा, तो अन्य तेल भी महंगे हो जाएंगे, मूंगफली का तेल भी महंगा हो जाएगा, सरसों का तेल भी महंगा हो जाएगा। तो तेल की कीमतें आसमान छूने वाली है, ध्यान रखें। अब देखिए रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स उन मेटल्स को करते हैं जो बहुत कम पाई जाती है मात्रा में धरती पे, जिसमें सोना है, एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, पैलेडियम है, निकल है। इन सब का रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और भाई साहब ये जब रशिया में लड़ाई चल रही है तो इन सब का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो विश्व में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो ये चीज़ें किस में यूज़ होती हैं? स्मार्टफोन में यूज़ होती हैं, डिजिटल कैमरा में यूज़ होती हैं, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में यूज़ होती हैं, एलईडी में यूज़ होती हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर्स में यूज़ होती हैं, फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न में यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ होती हैं। तो भाई साहब ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें महंगी हो गई। पैलेडियम एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी रेयर अर्थ मेटल है जो कि गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, तो गाड़ियाँ भी महंगी होगी। इसके अलावा आप और एक चीज़ देखिए कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हर जगह है, आपके टीवी में, आपके कैमरे में, आपके मोबाइल में है, आपकी गाड़ी में, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। और सेमीकंडक्टर जो है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो रशिया है। उसमें क्या नियोन और हेक्सा फ्लोरोब्यूटेन नाम की दो गैसेस का इस्तेमाल होता है। इन गैसेस का प्रोड्यूसर रशिया है। अब जब रशिया से ये गैसेस नहीं आएंगी तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। होगा ये भाइयों कि ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी कि जिन जिन चीज़ों में सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है वो सब का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब आप कहेंगे महंगी हो जाएंगी तो क्या, महंगी हो जाएंगी तो भाई आपको और हमारे कोई कष्ट है? अब देखिए एक बार इन सबको हम मिटा देते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आप ज़रा देखिए, और ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नियोन और हेक्साफ्लोरोब्यूटेडीन गैसेस पे चलती है, ये रशिया प्रोड्यूस करता है। सेमीकंडक्टर्स महंगे हो गए तो आपकी गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी, गाड़ियों की प्राइसेस की, गाड़ियों के वेटिंग पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलती है। उसमें सेमीकंडक्टर्स काफ़ी यूज़ होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं गाड़ी के अंदर। सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, देखिए ब्लैक सी बंद हो गया है, ब्लैक सी से रशिया ने रोक दिया, यूक्रेन का सामान आना ही बंद हो जाएगा। उन कंट्रीज़ का जो सामान आता था, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ब्लैक सी के थ्रू काफ़ी आता था। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होने से सारे सामान आने जाने बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया। तो भाई बड़ा कष्ट है दुनिया में। सब कुछ तो पैसे पे ही चलते हैं, दुनिया चलती ही पैसे पे। आप समझ लीजिए महाराणा प्रताप जो है वो पहले अकबर से हल्दी घाटी में हार गया था, उसके बाद उसके पास पैसे की कमी होगी, वो तो लड़ाई से विमुख होने को जा रहा था। तभी भामाशाह ने पैसा दिया, और पैसा इतना दिया कि 12,000 सैनिकों को 25 साल तक वो सपोर्ट कर सकता था। उसी से उसने वापस लड़ाई की और अकबर को दिवेर के युद्ध में हरा दिया। पैसा बोलता है भाई। तो इसलिए विश्व में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर हो गया, मतलब सप्लाई और चेन के जो रास्ते रोक दिए गए, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब देखिए रशियन एयर ट्रेवल पे बैन लगा दिया वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। एयर ट्रेवल से भी तो काफ़ी सप्लाई होती है, एयर ट्रेवल से टूरिज्म होता है, तो फिर विश्व की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। टूरिज्म बुरी तरह हिट है। जो रशिया के यूक्रेन के लोग इधर उधर जाते थे, आने जाने बंद हो गए। विश्व के लोग जो रशिया और यूक्रेन घूमने जाते थे वो बंद हो गए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एनवायरमेंटल क्राइसिस, भाई बम जब फटेंगे तो आग लगेगी, धुआं होगा, पोल्यूशन होगा। एक शिप पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के मॉस्को डूब गया है, कितना बड़ा हैजार्ड हो सकता है ज़रा आप सोचें। तो विश्व के पर्यावरण को भी खतरा है। तो इस प्रकार के ब्रॉडली हमने ये देख लिया है कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है विश्व को इम्पैक्ट कर रहा है।